हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10th एग्जामिनेशंस की मार्किंग स्कीम फॉर 2021 एग्जामिनेशंस। वैसे तो आप सब लोगों ने सर्कुलर पढ़ ही लिया होगा, नोटिस देख लिया होगा, लेकिन वो नोटिस एक्चुअली में बहुत लंबा है एंड कई बच्चे उसको समझने में कैपेबल नहीं है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि मैं उसी मार्किंग स्कीम को आप लोग के लिए थोड़ा सा सिंपलर वे में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए और जब आप लोग अपने मार्क्स देखो तो आप लोग को ये पता रहे कि वो मार्क्स किस बेसिस पे निकाले गए हैं, राइट। चलो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आपके क्लास 10th के मार्क्स किस बेसिस पे और किस तरीके से कैलकुलेट किए जाने हैं इस बार। देखते हैं चलो। क्लास 10 मार्क्स 2021 एग्जाम्स हाउ दे विल बी कैलकुलेटेड, तो इसी के ऊपर ये वीडियो है। एक्चुअली आपके जो क्लास 10th के एग्ज़ाम्स थे वो तो इस बार हुए नहीं थे, तो मेन तो यही मुद्दा था कि किस बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएं। सबसे पहले आईसीएसई ने इस बारे में बात की है कि आपका एक स्केल्ड स्कोर निकाला जाएगा। स्केल्ड स्कोर का मतलब क्या कि आपके स्कोर देखे जाएंगे कि क्लास 9th में या फिर 10th के अगर आपने प्री बोर्ड्स वगैरह दिए थे तो वो मार्क्स का एवरेज निकाला जाएगा। अगर आपने प्री बोर्ड्स नहीं दिए हैं, कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है 10th क्लास का, तब आपके 9th के मार्क्स फिर देखे जाएंगे, तो आपके वो मार्क्स लिए जाएंगे एंड उनका एवरेज परसेंटेज लिया जाएगा उस सब्जेक्ट का, ठीक है। हर सब्जेक्ट का इस तरह देखा जाएगा और उसी के बेसिस पे आपके कुछ मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे। अब ये तरीका सुनने में तो आसान लग रहा है, लेकिन इसमें दिक्कत ये होती है कि हर बच्चे के मार्क्स काफ़ी अलग हो सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, और हर स्कूल्स में भी यही मार्क्स वेरी करेंगे काफ़ी ज़्यादा। तो इसीलिए उन मार्क्स को नॉर्मलाइज करने के लिए या फिर स्केल करने के लिए इस फॉर्मूला का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे आप स्केल्ड स्कोर, यानी कि अगर हम इसको ए से डिनोट करें तो इसका फॉर्मूला देख सकते हो। स्केल्ड स्कोर ए इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एस मल्टीप्लाई बाय पी रॉ माइनस एम एंड ब्रैकेट क्लोज प्लस म्यू। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला है, लग रहा है कोई आइंस्टाइन का इक्वेशन है, बट ऐसा नहीं है। ये फॉर्मूला आईसीएसई ने काफ़ी सारे मैथमेटिशियंस के साथ मिलके बनाया है। ये इसलिए किया गया है ताकि सब बच्चों का जो मार्क्स है, सब बच्चों के जो मार्क्स हैं वो नॉर्मलाइज किए जा सकें। ऐसा ना हो कि एक स्कूल के बच्चे के तो 90% आ गए और दूसरे स्कूल के बच्चे के मार्क्स जो कि उतना ही कैपेबल है उसके मार्क्स 80 ही रह गए। तो अगर उसके क्लास 9th के भी मार्क्स लिए जाते हैं तो वो नॉर्मलाइज हो जाएं और एक एवरेज कहीं ना कहीं 19-20 बीच के ही मार्क्स नॉर्मलाइज होकर उनको मिलें। इसके लिए ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगाया गया है यहाँ पे। यहाँ पे देख लेते हैं अलग अलग टर्म्स का मतलब क्या है। यहाँ पे सिग्मा का मतलब है बेंचमार्क स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ए स्कूल। हर स्कूल का एक मिनिमम तो रहा होगा ना। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताई है, एंड दैट इज दिस बेस्ट ईयर। अब ये बेस्ट ईयर क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आईसीएसई ने क्या कहा है कि सारे स्कूल्स का उन्होंने लास्ट 2015 तक का सारे एग्जामिनेशन का डेटा मांगा है। होगा इससे क्या कि जितने भी स्कूल्स हैं उनका देखा जाएगा कि किस साल में परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहा, मतलब उस स्कूल का रिजल्ट क्लास 10th में सबसे अच्छा किस ईयर में था। जिस भी ईयर में था तो उस ईयर का पर्टिकुलर मार्क्स जितने भी हर बच्चों के होंगे वो यहाँ पे एनालाइज किए जाएंगे फॉर दैट स्कूल का सिग्मा और एस निकालने के लिए उस साल का ही डेटा यूज़ किया जाएगा। दैट्स मैंने यहाँ पे आपको बेस्ट ईयर बता दिया। बेस्ट ईयर उस पर देखा जाएगा कि उस स्कूल का किस ईयर परफॉर्मेंस सबसे अच्छा था, एवरेज परफॉर्मेंस सबसे अच्छा निकल के आया था, राइट। यहाँ पे सिग्मा कैलकुलेट किया जाएगा। सिग्मा इज द बेंचमार्क स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अ स्कूल फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। जैसे मान लो एक स्कूल है, उसका परफॉर्मेंस 2019 सबसे बेस्ट था, तो 2019 के लिए ही 2019 के डेटा से ही उसका सिग्मा निकाला जाएगा, राइट। दैट इज एवरेज बेंचमार्क स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अ स्कूल, दैट इज सिग्मा। इसी तरह एस निकाला जाएगा। एस इज द रॉ स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अ स्कूल। अब रॉ स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अ स्कूल मतलब कि वहाँ के जो बच्चों के एवरेज मार्क्स आए थे उनका डेविएशन यहाँ पे निकाला जाएगा एस के फॉर्म में। अब ये तो स्कूल अपने डेटा के अकॉर्डिंग वो निकालेगा, वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपके हाथ में क्या देखना है, सब्जेक्ट रॉ थ्योरी परसेंटेज मार्क्स। पी रॉ का मतलब यहाँ पे है ये चीज़ जो यहाँ पे है। पी रॉ का मतलब है सब्जेक्ट रॉ थ्योरी परसेंटेज। दैट मीन्स कि जो आपके 9th क्लास में मार्क्स थे या फिर अगर आपने 10th के प्री बोर्ड्स वगैरह दिए थे तो उसमें जो एवरेज मार्क्स निकल के आपके आए थे वो हैं ये पी रॉ वाले मार्क्स, ठीक है। तो इस पे खास तौर पे ध्यान देना, पी रॉ यही आपका मेन चीज़ है यहाँ पे इस फॉर्मूले में, ठीक है। इसके बाद एम यहाँ पे क्या है, एम इज़ द सब्जेक्ट रॉ एवरेज परसेंटेज फॉर अ स्कूल। अब ये स्कूल के ऊपर है, स्कूल निकालेगा इसको,
कि उसका एवरेज रॉ परसेंटेज बच्चों का कितना रहा, और म्यू भी इसी तरह निकाला जाएगा, सब्जेक्ट बेंचमार्क एवरेज परसेंटेज फॉर अ स्कूल, मतलब कि उस ईयर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कितना रहा एवरेज के फॉर्म में, ये स्कूल निकालेगा। सो आपके हाथ में ये सब निकालना नहीं है, स्कूल अपना सिग्मा, एस, एम और म्यू वैल्यू तो निकाल लेगा, बस आपके हाथ में क्या है, या आपने जो ऑलरेडी कर चुके हो, आपके स्कोर कहाँ से निकलेंगे, पी रॉ से निकलेंगे, एंड उस रॉ वाले परसेंटेज को नॉर्मलाइज करके स्केल किया जाएगा यूजिंग दिस फॉर्मूला। सारी वैल्यूज़ रखी जाएंगी, सिग्मा, एस, एम एंड म्यू की, एंड पी रॉ यानी कि आपका जो मार्क्स परसेंटेज होगा 9th का या फिर प्री बोर्ड्स एग्जाम का वो रखा जाएगा, और एक स्केल्ड स्कोर यानी कि ए निकाला जाएगा। सो ये सब कुछ इसीलिए किया जा रहा है कि आपके जो मार्क्स हों वो नॉर्मलाइज हो जाएं, यानी कि एक स्कूल और दूसरे स्कूल के मार्क्स में ज़्यादा अंतर ना रहे, स्कूल के परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपके मार्क्स को नॉर्मलाइज कर दिया जाए, राइट। सो ये है यहाँ पे फर्स्ट स्टेप। नाउ नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं कि अगला स्टेप क्या है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इस फॉर्मूले में कुछ कंडीशंस रखे गए हैं कि मान लो किसी स्कूल में सिग्मा अपॉन एस का वैल्यू ग्रेटर देन 4 आ जाता है, सो वी विल टेक इट एज 4, हम 4 से ऊपर का वैल्यू नहीं लेंगे सिग्मा बाय एस का, ठीक है, करेक्शन के लिए। एंड इफ़ अगर हमारा ए जो स्केल्ड स्कोर है वो अगर ग्रेटर देन 100 आ जाए तो आप उसको एग्जैक्ट 100 ले लोगे, एंड अगर ए का वैल्यू लेस देन 10 आता है तब आप उसको 10 ले लोगे एग्जैक्टली। दीज आर द कंडीशंस। एंड चलो अभी देखते हैं स्टेप नंबर 2। सो स्टेप नंबर 2 इज़ बेसिकली वहाँ पे हमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, वहाँ पे बस है प्रोजेक्ट या फिर इंटरनल या फिर प्रैक्टिकल मार्क्स। अगर आपके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट है तो उसके परसेंटेज मार्क्स जो होंगे वो आपके बी वेरिएबल में अभी आप काउंट कर लो। इसके बाद स्टेप नंबर 3 में हम कैलकुलेट करेंगे सब्जेक्ट के थ्योरी मार्क्स परसेंटेज। सो सब्जेक्ट के थ्योरी मार्क्स परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला शायद अगर आप लोगों ने पिछली मार्किंग स्कीम देखी होगी तो वहाँ पे भी था, दैट इज़ 0.7a प्लस 0.3b। मतलब कि अब स्केल्ड स्कोर है ये a और b क्या है आपके प्रोजेक्ट या फिर इंटरनल मार्क्स, तो 70% वेटेज a का है यानी कि आपके स्केल्ड वाले स्कोर का है, और 30% वेटेज आपके प्रोजेक्ट वर्क का या फिर इंटरनल मार्क्स का है। सो 0.7a प्लस 0.3b ये करके क्या मिलेगा आपको, एक सब्जेक्ट थ्योरी परसेंटेज मिल जाएगा कैलकुलेट करके। सो सब्जेक्ट थ्योरी मार्क्स के परसेंटेज तो आ गए, अब उसका एक्चुअली मार्क्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, सब्जेक्ट थ्योरी मार्क्स इज इक्वल टू सब्जेक्ट थ्योरी मार्क्स परसेंटेज जो लास्ट स्टेप नंबर 3 में निकल के आया था उसको आप सब्जेक्ट के थ्योरी मार्क्स वेटेज से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे किसी किसी सब्जेक्ट में क्या होता है 60% या 70% मार्क्स आपके थ्योरी के होते हैं, बाकी परसेंटेज आपका प्रोजेक्ट या फिर प्रैक्टिकल का होता है। सो थ्योरी मार्क्स का वेटेज कितना है, वेटेज परसेंटेज, वो यहाँ पे WT यानी कि वेट की जगह आप दोगे। जैसे मान लो किसी सब्जेक्ट में अगर 70% वेटेज थ्योरी का है तो यहाँ पे 70% वेटेज वो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट थ्योरी मार्क्स इज इक्वल टू STM परसेंटेज इंटू वेट, इससे हमारा क्या निकल के आएगा, सब्जेक्ट थ्योरी मार्क्स। नाउ लास्ट स्टेप हमारा क्या है, सब्जेक्ट फाइनल मार्क्स जो आपकी मार्कशीट में लिख के आने वाले हैं वो कैसे निकाले जाएंगे। अब आपने क्या निकाल लिया है, सब्जेक्ट थ्योरी मार्क्स तो आ गए, थ्योरी के मार्क्स हो गए, प्रैक्टिकल के मार्क्स जो आपको स्कूल देगा जितने भी आपको मिलेंगे वहाँ पे 20 में, सो वो मार्क्स इसमें ऐड हो जाएंगे, एंड थ्योरी के मार्क्स प्लस प्रोजेक्ट के मार्क्स ऐड होके क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट के फाइनल मार्क्स। सो इस तरीके से आपके फाइनल मार्क्स निकाले जाएंगे। ऐसे ही हर सब्जेक्ट के लिए होगा। अब जैसे किसी सब्जेक्ट में अगर प्रैक्टिकल वर्क नहीं होता है या प्रोजेक्ट नहीं होता है, सो उस सब्जेक्ट में जितना भी आपका ए आएगा, जो आपका स्केल्ड स्कोर होगा, वही काउंट हो जाएगा फाइनल मार्क्स के तौर पे, ठीक है। और बाकी अगर इंटरनल्स जुड़ने होंगे तो उस हिसाब से वहाँ पे वो जुड़ जाएंगे। जहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क नहीं होगा वहाँ पे प्रैक्टिकल वाला वर्क हटा दिया जाएगा यहाँ से कैलकुलेशन में। सो आई होप अभी आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपके मार्क्स कैलकुलेट होने हैं। सो एक्चुअली आप ज़्यादा कुछ इसमें तो नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ इतना नॉलेज तो एटलीस्ट आपको होना चाहिए कि जब आपको फाइनली मार्क्स दिखाए जाएँ तो अगर आपको लगे कि अगर आपके मार्क्स सही से कैलकुलेट नहीं हुए या आप ज़्यादा डिज़र्व करते हो तो आप एटलीस्ट वहाँ पे वॉइस रेज कर सको। आप नोटिफिकेशन पढ़ लेना, मैं उसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसमें ये दिया हुआ है कि अगर आपको नहीं सेटिस्फाइड हो अपने मार्क्स से तो आप एक डिस्प्यूट रेज कर सकते हो, यानी कि एप्लीकेशन लिख सकते हो अपने स्कूल को। सो अभी तो रिजल्ट आने में टाइम है, बाकी आप लोग देख लो। अभी आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि मार्क्स कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे आपके फाइनल। एंड इस वीडियो के देखने के बाद आई होप समझ में आ गया होगा थोड़ा थोड़ा आपको कि ये सारा कुछ जो आपके नोटिफिकेशन में दिया हुआ था उसका मतलब क्या था। एक्चुअली वो बहुत लंबा नोटिफिकेशन है बिकॉज उसमें क्लास 10th एंड 12th दोनों के बारे में दिया हुआ था, बट 10th में भी बच्चे समझ नहीं पा रहे थे उसमें अलग अलग टर्म्स का मतलब क्या है। सो दैट्स वाई मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया। सो आई होप ये वीडियो देखने के बाद में आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा अभी।
सो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।